हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज का बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए आज का जो सब्जेक्ट होगा वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज आपके लिए लाया गया है। और आज आपको हम बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी वो इकोनॉमिक्स के संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और बात करेंगे, अगर आपको एनी फुल कोई डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी दोस्तों आज के पेपर में कि किस तरीके से आपको पेपर को करने हैं और कैसे आप लोगों को आपको करना है पेपर में जाके। तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। इसी के साथ आपको एक एक पॉइंट और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बात करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जो टॉपिक होगा, आपके जो टॉपिक्स होंगे वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ये प्रश्न आपके बार बार आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। तो जो लोग सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र ले रखे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि इस तरीके से हमें सीखना है। और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आइए, आपका आज का जो पेपर है किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बाजार विफलता क्या है? बाजार विफलता के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका ये। इसमें लिखना होगा कि बाजार विफलता का अर्थ, यानी कि बाजार विफलता का अर्थ क्या होता है। इसका हेडिंग में लिखेंगे कि सैद्धांतिक तौर पर बाजार के समर्थन में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। यानी कि बात करें तो यानी कि सैद्धांतिक तौर पर जो बाजार के समर्थन में है उनके अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कहा गया है कि परंतु व्यवहार में बाजार के समक्ष अनेक सीमाएं हैं। वास्तव में इन सीमाओं को ही बाजार को विफलता का नाम दिया जाता है। यानी कि अगर बाजार व्यवहार में, यानी कि परंतु व्यवहार में जो बाजार के समक्ष सीमाएं, अनेक सीमाएं दिया गया है उसमें उसी को हम बाजार विफलता कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर बात करें तो बाजार विफलता का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बाजार तंत्र जो मांग की पूर्ति की शक्तियों पर आधारित हो, यानी कि जो मांग की जो पूर्ति की शक्ति है उस पर आधारित हो, स्वयं अपने आप एक कुशल साधन के लिए पर्याप्त है। इसमें टेलर के अनुसार कहा गया है, यानी टेलर महाशय जी के अनुसार कहा गया है कि बाजार विफलता वह स्थिति है जो कुशल आर्थिक परिणाम को प्राप्त नहीं करती और जिसमें सरकारी हस्तक्षेप की संभावना होती है, उसी को हम बाजार विफलता कहते हैं। इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला तो सार्वजनिक होता है, पहला आपका आएगा सार्वजनिक, दूसरा पदार्थ और तीसरा क्या आएगा, बाहरी प्रभाव और फिर बाहरी शक्ति। यानी कि सार्वजनिक पदार्थ, बाहरी प्रभाव तथा बाहरी शक्ति, ये तीनों आपके इसके कारण हैं बाजार विफलता के। अब बाजार विफलता के प्रमुख स्रोत माने गए हैं कौन कौन से, यहाँ पे लिखा गया है सोर्स ऑफ मार्केटिंग फेलर, यानी कि बाजार विफलता के स्रोत। इसमें लिखना होगा कि निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्र बाजार साधनों का कुशल आवंटन प्राप्त करने में असमर्थ होता है। पहला आपका आएगा जब अत्यधिक क्षमता वाले उत्पादक पदार्थों की कीमत निर्धारित करनी हो। दूसरा, समाज में ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं जो सभी व्यक्तियों को एक समान उपलब्ध होते हैं किंतु उन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार के साधनों को सामान्य संपत्ति संसाधन या कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम दिया जाता है। फिर तीसरा आपका इसमें आता है कि जब ऐसी वस्तुएं विद्यमान होती हैं जिनका उपयोग उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जाता है जो उनकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करें तो जिनका उपयोग उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जो क्या होता है, जो उनकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, और इस प्रकार की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि पब्लिक गुड्स कहलाती है। चौथा, जब किसी क्रिया से वह व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जिनका इस क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं होता है, इस प्रकार के प्रभाव को बाध्यता का नाम दिया जाता है। पांचवा, वह परिस्थिति जिसमें किसी समव्यवहार से जुड़े
एक व्यक्ति के पास तो संपूर्ण सूचना उपलब्ध है किंतु दूसरे व्यक्ति के पास इसका अभाव है। ऐसी परिस्थितियों को गैर समरूप सूचना का नाम दिया जाता है। छठवां, वह परिस्थिति जहाँ वांछित बाजारों का अभाव होता है, इस बाजारों के अभाव की स्थिति का नाम दिया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर आपको लिखना होगा वह परिस्थिति जहाँ वांछित बाजारों का अभाव होता है, इसे बाजारों के अभाव की स्थिति का नाम दिया जाता है। सातवां आपको लिखना होगा वह परिस्थिति जब एकाधिकारी शक्ति पाई जाती है और इसके प्रयोग से बाजार की कीमतें सामान यानी कि सीमांत लागतों से भिन्न होती है। यानी कि जो अगर वह परिस्थिति एक अधिकारी शक्ति में पाई जाती है कि जब हमारे किसी सामान की जो कीमत है वो सामान से भिन्नता पाई जाती है, तो इस परिस्थिति में ही आपका इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद फिर आठवां आएगा कि वह परिस्थिति जब एकाधिकारी शक्ति पाई जाती हैं और इसके प्रयोग से बाजार कीमतें सामान की सीमांत लागतों से भिन्न हो जाती हैं। ये आपका सातवां हो गया। प्रश्न आपका नेक्स्ट आ गया कि श्रम की पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ क्यों होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें लिखा है कि श्रम का पीछे मुड़ने वाली पूर्ति वक्र यानी कि बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। इसमें कहा गया है कि सामान्यतः श्रम की पूर्ति वक्र ऊपर दाईं ढालू होता है और मजदूरी अर्थात मजदूरी और श्रम की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ पे सामान्यतः श्रम की पूर्ति वक्र ऊपर दाईं क्या होता है, ऊपर जो होता है वो दाईं ढालू होता है और बात करें तो अर्थात मजदूरी और श्रम की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। परंतु कई बार मनोवैज्ञानिक कारणों के फलस्वरूप श्रम की पूर्ति एक सीमा तक मजदूरी बढ़ाने से बढ़ती है और बाद में मजदूरी बढ़ने से कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में श्रम की पूर्ति वक्र पीछे मुड़ने वाला बैकवर्ड बेंडिंग होता है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में श्रमिक अधिक आय प्राप्त होने पर भी अधिक घंटे काम करते हैं, जिससे वे अपना रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके। यहाँ पे जैसे आपका दर्शाया कि ये मजदूरी हो गया, ये आपकी मजदूरी हो गई और ये श्रम की मात्रा हो गई। तो ये S1 से S' तक आप करेंगे, M से MR, तो ये उनकी क्या होती है चित्र अनुसार आपको वो दर्शाएंगे, बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें फिर आपको है कि परंतु एक स्तर पर पहुंचने के बाद यदि वेतन बढ़ते हैं तो श्रमिक अधिक काम करने के स्थान पर आराम पसंद करने लगते हैं, जिससे श्रम की पूर्ति गिर जाती है। और इसका दूसरा कारण यह है कि प्रायः पुरुषों की मजदूरी बढ़ने में स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध काम करना बंद कर देते हैं। श्रम के पीछे मुड़ने वाले जो पूर्ति वक्र का भी आकृति दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया है। चित्रानुसार O और M तक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती है, परंतु उसके बाद भी मजदूरी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे बढ़ी है, श्रम की पूर्ति होने लगते हैं। व्यवहार में इन श्रम की पूर्ति की ढलान को धनात्मक मानते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ के द्वारा आपको दर्शाया गया है। यस और S1 ये इसकी कीमत होती है, जो श्रम की कितना आप करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे आपको दर्शाया जाता है कि यहाँ पे आपकी जो मजदूरी होती है, यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। उसके बाद में श्रम की जो मात्रा है कुछ इस तरीके है, ये आपकी मजदूरी हो गई और ये मात्रा होता है कि क्वांटिटी जो दर्शाता है, और इसके बीच में ये आपका वक्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसके बाद कि वाणिज्यिक नीति क्या है, मुक्त व्यापार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में लिखना है कि व्यापारिक नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति में लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित
सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हो तो जो सरकारी नीति होती है उसी को हम व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश या तो स्वतंत्र व्यापार नीति या संरक्षण नीति को अपनाता है। स्वतंत्र व्यापार नीति से अभिप्राय उन नीति से है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्यात को एवं आयात को कोई अनुमति होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात या आयात शुल्क के व्यापार करने में स्वतंत्र होते हैं। इस तरीके से कि किस तरीके से हमें व्यापार करना है और व्यापार करेंगे और निर्यात करेंगे तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके विपरीत संरक्षणवाद या संरक्षणवादी नीति से अभिप्राय कि स्थानीय उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने की नीति ही या संरक्षण शुल्क लगाकर आयातों पर कर लगाकर या गैर कर रोके लगाकर प्रदान किया जाता है। आयातों के अंतर्वाह को रोकने की विधियां गैर कर रोकों में कोटा निर्धारित करना या सीमा शुल्क कार्यप्रणाली को जानबूझकर जटिल बनाना जिससे आयातों का निरुत्साहित किया जा सके। तो ये वाणिज्यिक नीति होती है अपनी। फिर स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा। स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा नहीं, स्वतंत्र व्यापार हम कैसे करेंगे? ऐसी व्यापार नीति जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सीमाओं की दो देशों के बीच अदला बदली पर रोक नहीं लगाई जाती है, स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। स्वतंत्र व्यापार नीति क्या कहलाती है? अगर दो देशों के बीच अदला बदली पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इसे हम स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। लिप्से के अनुसार कहा गया है, लिप्से महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्र व्यापार का संसार एक ऐसा संसार है जहां वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर कोई सीमा शुल्क या प्रतिबंध नहीं होते हैं। ऐसे संसार में एक देश उन सब वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह देश के उस जिन्हें वह देश के उस सुपुर्दगी कीमत पर खरीदता है जो उन्हें स्वदेश में उत्पादन करने की लागत से कम होती है। फिर आप कहते हैं स्वतंत्र भारत के पक्ष में तर्क, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। फर्स्ट आता है उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसी कारण संसाधनों की जो अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है प्रत्येक देश के आगतों यानी लागतों के न्यूनतम लागत संयोग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करता है। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसी तरीके से यहाँ पे आपको उसकी मूल्य का गठन कैसे किया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। मान लो अगर आपका मान लो प्रोडक्ट है उस पर मांग बढ़ गई, ये मुझे इतने चाहिए और इसकी बिक्री करो तो इसके ऑटोमेटिक जो है उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो जितने लागत बढ़ेंगी जितनी इसकी कीमतें बढ़ेंगी उसके प्रोडक्ट की लागतें भी बढ़ेंगी। दूसरा कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश वस्तु के यानी कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक देश वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करेगा और जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त या जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना अधिकतम होगा। फिर आपका आएगा स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। स्वतंत्र व्यापार की नीति की महामंदी के काल जो 1929 से 33 के दौरान त्याग दिया गया था। इसे त्यागने के निम्नलिखित सैद्धांतिक या व्यापारिक कारण थे। कौन कौन से थे? पहला दिया गया कि हैब्रल के अनुसार हैब्रलर के महोदय के अनुसार कहा गया है कि स्वतंत्र व्यापार के कारण ऐसी एकाधिकारों का विकास हुआ जो अन्य देशों तथा स्वदेशी हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इस कारण भी संरक्षण की नीति को अपनाना पड़ा। उसके बाद फिर दूसरा हैब्रल के इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्र व्यापार की नीति पिछड़े देशों के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होगी। अल्प विकसित देशों का बेहतर विकास स्वतंत्र व्यापार की नीति की अपेक्षा संरक्षण की नीति द्वारा ही हो सकता है। तीसरा, जो देश बेहतर साधनों से संपन्न होते हैं वो कुछ वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ता करने के योग्य होते हैं।
इससे स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विश्व में कि बाजार में कलाकार प्रतियोगिता आरंभ हुई और इस नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया। फिर चौथा, स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त किए जाते हैं, किंतु अन्य उद्योग जो विकसित नहीं होते हैं, इस कारण अर्थव्यवस्था का एक पक्षीय विकास ही हो पाता है, यानी कि एक ही पक्ष का विकास ही हो पाता है। पाँचवां, स्वतंत्र व्यापार के लिए हस्तक्षेप की नीति एवं पूर्ण प्रतियोगिता कीमत संयंत्र का यानी कि प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है, किंतु ये शर्तें वर्तमान समय के अनुसार यानी कि वर्तमान समय के संसार में नहीं पाई जाती है। एकाधिकार, क्रेताधिकार और कार्टेलेज, अपूर्ण श्रम बाजार एवं सीमा शुल्कों के प्रचलन में होने के कारण स्वतंत्र व्यापार को त्यागना पड़ा था। ये था बाजार विफलता के बारे में। फिर छठवां कहता है कि स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था के हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है एवं राज्य द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। इस कारण अनेक देशों के अनैतिक व्यापारियों ने हानिकारक वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात आरंभ कर दिया और इनका देश के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। ऐसी वस्तुओं के आयात पर व्यापारी प्रतिबंध अनिवार्य बन गया और स्वतंत्र व्यापार की नीति को त्यागने का यह भी एक कारण था। तो इस तरीके से आपको वाणिज्यिक नीति और यानी कि वाणिज्य नीति के बारे में और उसके व्यापार के बारे में बताया गया। अब बात करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ तक होगा। आज का वीडियो इसी के साथ दोस्तों यहीं तक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके अच्छे और सूटेबल थे। ये क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ा और समझ में आया। हमारा आशा होगा दोस्तों कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अगली वीडियो आप लोग के बीच में समाजशास्त्र का होगा। जो समाजशास्त्र में आपका BA पार्ट सेकंड सेमेस्टर के जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी का पेपर होगा, आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपका मॉडल पेपर हल होगा, जो आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर हल करना बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे तरीके से एक तरफ डिफ़िकल्ट लड़ाई लड़ना ही होना आवश्यक है। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।